Now I'm talking about properties of blood. Blood is never stationary. Blood is always in motion from the heart to the artery and back through the veins. ब्लड हमेशा फ्लो करता है हमारी बॉडी में, कभी भी कहीं रुकता नहीं है और ये हार्ट से आर्टरीज़ की तरफ जाता है प्योर ब्लड। और जब वो सारा यूटिलाइज़ हो जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन यूटिलाइज़ हो जाती है, तो वो वापस वेंस के थ्रू इम्प्योर ब्लड वापस हार्ट में आता है, जिससे कि उसे लंग्स में भेजा जा सके पंपिंग करके प्योरीफाई होने के लिए। कलर, द ब्लड इज़ समवॉट थिक फ्लूइड बट ब्राइट रेड व्हेन टेकन फ्रॉम एन आर्टरी और डार्क रेड व्हेन टेकन फ्रॉम अ वेन। तो ब्राइट रेड कलर का प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो मेनली आर्टरी में मिलता है। वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, या तो वो डार्क रेड होगा या ब्लूइश पर्पल हो सकता है। वॉल्यूम, एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन हैज़ 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड बाई वॉल्यूम इन हिज बॉडी। टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट होता है इसका। The blood is slightly alkaline with a pH of 7.3 to 7.45. ब्लड की pH वैल्यू 7.3 से 7.45 है, जो स्लाइटली बेसिक है, क्योंकि 7 न्यूट्रल होता है, 0 से 6 एसिडिक होते हैं और 7 से ऊपर 8 से 14 तक बेसिक होती है pH वैल्यू। तो स्लाइटली बेसिक है क्योंकि इसकी pH है 7.3 to 7.45. Now I am talking about function of blood. Main function of the blood in our body can be treated under two broad heading. Number 1 transport and number 2 protection. तो हमारी बॉडी में ब्लड के दो मेन काम हैं, एक तो ट्रांसपोर्टेशन करना, मटेरियल को एक्सचेंज करना, लाइक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट को पूरी बॉडी में इधर से उधर पहुंचाना, और दूसरा प्रोटेक्शन करना, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और जब कट लग जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नंबर 1 ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, हार्मोन, बॉडी हीट, इन सारी चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड का है। ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू द टिश्यू, दी सब्सटेंसेस आर सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाइटामिन्स, मिनरल, सॉल्ट एक्सेट्रा। तो जो भी फूड हम लेते हैं, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सॉल्ट, इन सारी चीज़ों को हमारा जो ब्लड है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में ग्लूकोज की सप्लाई करनी हो या ऑक्सीजन की, तो ब्लड की हेल्प से ही हो पाती है। Transport of oxygen from the lungs to the tissue, it occurs by means of red blood cells in the combination with hemoglobin. Hemoglobin is a red pigment found in RBCs. When hemoglobin combines with oxygen, it forms oxyhemoglobin. और जब ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाता है ऑक्सीजन इनहेल होने के बाद, तो हमारे हर सेल में, टिश्यू में ये ब्लड जो है वो फ़्लो करता है और ऑक्सीजन की सप्लाई हर सेल को, टिश्यू को दे दी जाती है, जहाँ पर हमारे फूड को बर्न किया जाता है, ऑक्सीडाइज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और आपको पता ही है कि जब बर्निंग होगी तो कौन सी गैस रिलीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेंगे लाइक अमीनो एसिड्स की फॉर्म में। तो अब ये हीमोग्लोबिन क्योंकि ऑक्सीजन देके फ्री हो चुका है, इसलिए अब ये कंबाइन करेगा इन वेस्ट प्रोडक्ट के साथ एंड इट फॉर्म्स कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन फिर से हमारे हर सेल टिश्यू में घूमता हुआ जाता है और ये अमीनो एसिड्स वगैरह को दे देता है किडनी में, जहाँ यूरिन फॉर्मेशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हार्ट से होते हुए लंग्स तक लाया जाता है, और लंग्स के बाद इसको हम ट्रैकिया विंड पाइप से नॉस्ट्रल तक लाते हैं और एक्सहेल कर देते हैं, CO2 ब्रीद आउट कर देते हैं। Transport of oxygen from the lungs to the tissue occurs by means of red blood cell in the combination with hemoglobin in the form of an unstable compound, that is oxyhemoglobin, which on reaching the tissue breaks up to deliver oxygen. तो रिएक्शन क्या होगी, HB मीन्स हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स HbO2 मीन्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, transport of carbon dioxide from the tissue to the lungs, it occurs partially in combination with hemoglobin and partially as solution in blood plasma. The liquid of blood is known as blood plasma. Now hemoglobin Hb combines with CO2 and it forms carboamino hemoglobin, that is HbCO2.
Blood also transport waste material, excretory material from the tissue to liver, kidney or the skin for elimination or to render them harmless. क्योंकि जो भी टॉक्सिक या पॉइजनस सब्सटेंसेस वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनते हैं, अगर वो हमारी बॉडी में ही रहेंगे तो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हैं, हमें डिजीज़ हो सकती है, इवन हमारी डेथ भी हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि इनको बॉडी से एलिमिनेट किया जाए, रिमूव किया जाए। ये काम भी ब्लड की हेल्प से ही हो पाता है, क्योंकि ब्लड वेस्ट मटेरियल को भी कैरी करता है और जहाँ जहाँ रिलीज़ करना होता है वहाँ पहुँचा देता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय स्पेशल ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो पहले बताया था हमने आपको कि ब्लड जो है, जो ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। हार्मोन्स आर केमिकल्स मैसेंजर्स, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। हार्मोन को सिक्रीट करने वाली दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, नंबर 1 एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड नंबर 2 एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो बाहर की तरफ सिक्रीशन करती हैं, एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो बॉडी के अंदर सिक्रीशन करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड हैविंग डक्ट और एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं बॉडी के अंदर, उनमें डक्ट नहीं होती, दे आर डक्टलेस। वो डायरेक्टली ब्लड में ही हार्मोन को रिलीज़ कर देती हैं। जस्ट लाइक थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स थायरोक्सिन हार्मोन एंड पैंक्रियास सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन इनटू द ब्लड डायरेक्टली. Insulin helps in the control of glucose level in the blood. Next, distribution of heat. The blood help in keeping the temperature of body uniform by distributing heat. तो पूरी बॉडी में क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा है, इसलिए पूरी बॉडी का टेम्परेचर एक सा मेंटेन कर पाता है और इस तरह से हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है. दैट इज़ नोन एज होम्योस्टेसिस. Now I am talking about protection by blood. Blood form a clot whether there is a cut in a blood vessel. The clot serve to prevent further loss of blood and the entry of disease causing germs. Its white blood corpuscles means white blood cell protect the body from disease by engulfing bacteria which may have entered the body. तो जो ब्लड है वो कई तरीके से प्रोटेक्ट करता है. अगर हमारी बॉडी में कहीं कट लग जाता है तो वहाँ पे क्लॉटिंग करता है, ब्लड को कोगुलेशन किया जाता है बाय द फाइबर्स, जिसको अभी आगे देखते हैं हम लोग. और इसके अलावा इसमें कैल्शियम आयन भी हेल्प करता है. आरबीसीज भी एक नेट लाइक स्ट्रक्चर में आरबीसीज भी ट्रैप कर ली जाती हैं फाइबर्स में. फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है वो, तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प होती है. इस तरह से फर्दर ब्लड लॉस को रोकता है. इसके अलावा हमारा अगर जो ब्लड है WBC होने की वजह से वो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लाइक पैथोजन लाइक वायरस बैक्टीरिया इन सबसे फाइट करता है. पैथोजन मीन्स डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस बैक्टीरिया फंजाई. इसके अलावा ब्लड में जो WBCs हैं इनकी कोई शेप नहीं है, एमीबॉइड शेप हैं, तो ये बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाती हैं, डाइजेस्ट कर जाती हैं, हज़म कर जाती हैं, जिससे कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल मीन्स एंटीजन हमारी बॉडी में जल्दी एंट्री नहीं कर सकता है. हमारा ब्लड एक प्रोटीन बनाता है दैट इज़ नोन एज एंटीबॉडी विच वर्क्स अगेंस्ट एंटीजन. एंटीजन मीन्स एनी फॉरेन एजेंट. Blood produces antitoxin and antibodies which neutralize the poisonous substance or kill the germ which enter the body. तो ब्लड जो है वो जब किसी टॉक्सिन मीन्स पॉइजन के अगेंस्ट काम करता है तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनती हैं, एंटीजन मीन्स टॉक्सिन के अगेंस्ट, तो उस एंटीबॉडी को बोलते हैं एंटीटॉक्सिन. और इसके अलावा अगर कोई एंटीजन और कोई अटैक करता है, टॉक्सिन ना हो, कोई अदर चीज़ हो जैसे बैक्टीरिया वायरस, तो उसके लिए जो अगेंस्ट में बनेगी प्रोटीन दैट इज़ नोन एज एंटीबॉडी. और ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाती हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म को, जिससे कि जो भी फॉरेन पार्टिकल ने अटैक किया है एंटीजन ने, उससे फाइट किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके, रोका जा सके. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कंपोजिशन ऑफ ब्लड. Mainly blood consists of two portions, number 1 plasma and number 2 cellular elements means corpuscles. Plasma is the liquid or fluid part of the blood which constitute 55 to 60% of the blood. तो प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है जो लगभग 55 से 60% पोर्शन ब्लड का बनाता है. एंड सेकेंड वन इज सेलुलर एलिमेंट लाइक RBC and WBC रेड ब्लड सेल्स और कार्पसल्स.
और वाइट ब्लड सेल्स और कार्पसेल्स एंड प्लेटलेट्स। 40 to 45% ब्लड का सेलुलर एलिमेंट है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा, द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। प्लाज्मा इज़ अ लाइट येलो कलर्ड एल्कलाइन लिक्विड है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 90 से 92% वाटर होता है। इसमें प्रोटीन 7 to 8% होती है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट 1% होते हैं। बाकी सब्सटेंसेस ट्रेसेस में बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है ब्लड का, लाइट येलो कलर का होता है। द इनऑर्गेनिक सॉल्ट मेनली इंक्लूड सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। Among other substances contained in the plasma are glucose, amino acid, fibrinogen, hormone, urea, etc. मीन्स प्लाज्मा में एक तो NaCl होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसके अलावा ग्लूकोज है, हार्मोन है, यूरिया है, NH2CO, NH2, अमीनो एसिड्स हैं, फाइबर्स हैं। द प्लाज्मा फ्रॉम विच द प्रोटीन फाइब्रिनोजन हैज़ बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड सीरम। सीरम किसको कहते हैं? प्लाज्मा में से अगर हम फाइबर्स को निकाल दें, यानी फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दें, तो केवल एक वाटर जैसा लिक्विड होता है। आपने देखा होगा जब आपका कट करके कहीं पे ब्लड गिर जाता है तो उसके चारों तरफ एक वाइट वाटरी लिक्विड होता है, उसके चारों तरफ किनारे किनारे साइड में, वो सीरम है। सीरम को वैसे यूज़ भी किया जाता है ब्लड ग्रुप टेस्टिंग में, और सीरम जो है उसको यूज़ करके ये बता सकते हैं कि किसी का भी ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बी है, ए बी है या ए बी या ओ है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेलुलर एलिमेंट्स। द फॉर्म और सेलुलर एलिमेंट ऑफ द ब्लड that is shaped structure visible under magnification are of 3 categories. Number 1, erythrocyte means red blood cells. Number 2, WBC means leukocyte, and third one is thrombocyte, that is blood platelets. Now I am talking about RBCs means red blood cell. रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इरिथ्रिन माने रेड, साइट मीन सेल, तो इसमें रेड पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इरिथ्रोसाइट। The main function of RBC is to carry oxygen because hemoglobin pigment which is present in RBC combines with oxygen and forms oxyhemoglobin. RBCs जो हैं उनको अगर शेप की बात करें तो they are biconcave dish like, flat in the center and thick and rounded at the periphery, तो ये biconcave होती हैं। दे आर वेरी स्मॉल, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, अबाउट 7 माइक्रोन इन डायमीटर। 1 माइक्रोन मीन्स 10⁻⁻⁶ मीटर, मतलब बहुत ही छोटा पार्ट है ये। द स्मॉल साइज प्लस द कॉन्केविटीज़ ऑन आइदर साइड प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया विच मेक देम वेरी एफिशिएंट इन एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन। इसके अलावा हमारी जो आरबीसीज़ हैं जब ये बनती हैं उस समय तो इनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब ये मैच्योर होती हैं तो इनका न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। दे आर विदाउट न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि अगर न्यूक्लियस रहता तो ऑक्सीजन यूज़ कर लेता, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती क्योंकि सारा ऑक्सीजन न्यूक्लियस यूटिलाइज़ कर लेता। यही वजह है कि आरबीसीज़ में माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं मिलते, क्योंकि अगर ये दोनों सेल ऑर्गेनली भी आरबीसीज़ में हुए तो ऑक्सीजन को खुद ही यूज़ कर लेंगे, तो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगी आरबीसी। इसीलिए हमारी आरबीसीज़ में न्यूक्लियस नहीं होता है। शुरू में होता है क्योंकि अगर शुरू में आरबीसीज़ में न्यूक्लियस नहीं हुआ तो वो डिवाइड कैसे होंगी। द स्मॉल साइज इनेबल द रेड ब्लड सेल्स टू ट्रैवल थ्रू वेरी फाइन कैपिलरीज इन द बॉडी वेयर दे हैव टू ट्रैवल इन अ सिंगल फाइल। एन एडल्ट ह्यूमन मेल हैज़ अबाउट 5 million RBCs पर cubic mm of blood and an adult female has slightly less, about 4.5 million. तो फीमेल में मेल से थोड़ी कम होती हैं आरबीसी, 4.5 होती है, मेल में 5 million होती हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हीमोग्लोबिन। हीम मीन्स आयरन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। इट इज़ एन इफेक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आरबीसी। द रेड ब्लड cells have a colorless spongy body or stroma. Which contains a respiratory pigment, hemoglobin Hb, capital H small b. The hemoglobin is formed of an iron containing part, that is heme, and a protein, that is globin. It has the ability to combine radially with oxygen to form oxyhemoglobin, an unstable compound which readily gives up oxygen to needy tissue.
Hemoglobin can carry a very small quantity of carbon dioxide in the form of carboaminohemoglobin. हीमोग्लोबिन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर हमारे चारों तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो और ऑक्सीजन भी हो तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड को 40 to 200 टाइम्स ज़्यादा इनहेल करेंगे बजाय ऑक्सीजन के, क्योंकि हमारे लंग्स इस तरीके से एडजस्टेड हैं कि बजाय वो ऑक्सीजन लेने के कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज़्यादा कंबाइन करना प्रेफर करते हैं. इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. तो जो माइंस में काम करते हैं ऐसे लोगों को कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है. तो क्या करना चाहिए, उनको खुली हवा में ले जाना चाहिए या फिर वेंटिलेटर पे रखना चाहिए. Hemoglobin has very strong affinity for carbon monoxide, forming a stable compound carboxyhemoglobin HbCO. This cut down the capacity of blood of transporting oxygen, sometimes resulting in death. This is known as carbon monoxide poisoning. For example, sleeping near burning furnace in small rooms without ventilation can result in carbon monoxide poisoning and may even cause death. Now I am talking about life and death of RBCs. In adult, the RBCs are produced in the marrow of long bones. हमारी जो लॉन्ग बोन है उनकी बोन मैरो में यानी बोन्स के जो होल होते हैं उसकी इनर सरफेस से ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, स्पेशली इन द रिब्स, ब्रेस्ट बोन एंड इलियम ऑफ हिप गर्डल. In an embryo, they are produced in the liver and spleen. एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड सेल्स लिवर से बनती हैं, स्प्लीन से बनती है. स्प्लीन भी एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में. इन चिल्ड्रन द आरबीसीज आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स अंटिल 5 years ऑफ एज. द मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैव नो न्यूक्लियाई, बट व्हेन दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड they have one as they mature the nuclei are lost. They become enucleated. The average life of RBC is about 120 days. 120 दिन रहती हैं फिर दोबारा नई बनती हैं. The old and weak red blood cells are destroyed in the spleen, liver and bone marrow. Their iron part is retained in the liver while the rest is excreted as a bile pigment bilirubin. तो गॉल ब्लैडर में 2 पिगमेंट बनते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिरुबर्डिन. ये दोनों बेसिक और अल्कलाइन इन नेचर होते हैं. In a normal adult, approximately 2 million RBCs are destroyed every second. In other words, about 1% of the total erythrocyte in the body are destroyed every day. Now I am talking about properties of blood. Blood is never stationary. Blood is always in motion from the heart to the artery and back थ्रू द वेन्स. ब्लड हमेशा फ़्लो करता है हमारी बॉडी में, कभी भी कहीं रुकता नहीं है. और ये हार्ट से आर्टरीज़ की तरफ जाता है प्योर ब्लड, और जब वो सारा यूटिलाइज़ हो जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन यूटिलाइज़ हो जाती है, तो वो वापस वेन्स के थ्रू इम्प्योर ब्लड वापस हार्ट में आता है, जिससे कि उसे लंग्स में भेजा जा सके पंपिंग करके प्योरीफाई होने के लिए. Color: the blood is somewhat thick fluid, but bright red when taken from an artery or dark red when taken from a vein. तो ब्राइट रेड कलर का प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, जो मेनली आर्टरी में मिलता है. वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, या तो वो डार्क रेड होगा या ब्लूइश पर्पल हो सकता है. वॉल्यूम: एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन हैज़ 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड बाई वॉल्यूम इन हिज बॉडी. टेस्ट: सॉल्टी टेस्ट होता है इसका. The blood is slightly alkaline with a pH of 7.3 to 7.45. ब्लड की pH वैल्यू 7.3 से 7.45 है, जो स्लाइटली बेसिक है क्योंकि 7 न्यूट्रल होता है, 0 से 6 एसिडिक होते हैं, और 7 से ऊपर 8 से 14 तक बेसिक होती है pH वैल्यू. तो स्लाइटली बेसिक है क्योंकि इसकी pH है 7.3 to 7.45. Now I am talking about function of blood. Main function of the blood in our body can be treated under 2 broad heading. Number 1 transport and number 2 protection. तो हमारी बॉडी में ब्लड के 2 मेन काम हैं. एक तो ट्रांसपोर्टेशन करना, मटेरियल को एक्सचेंज करना, लाइक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट को पूरी बॉडी में इधर से उधर पहुंचाना, और दूसरा प्रोटेक्शन करना. हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और जब कट लग जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है.
नंबर 1, ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, हार्मोन, बॉडी हीट, इन सारी चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड का है. ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू द टिश्यू. दीज सब्सटेंसेज आर सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाइटामिन्स, मिनरल, सॉल्ट एक्सेट्रा. तो जो भी फूड हम लेते हैं जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सॉल्ट, इन सारी चीज़ों को हमारा जो ब्लड है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में. पूरी बॉडी में ग्लूकोज की सप्लाई करनी हो या ऑक्सीजन की तो ब्लड की हेल्प से ही हो पाती है. Transport of oxygen from the lungs to the tissue, it occurs by means of red blood cells in the combination with hemoglobin. Hemoglobin is a red pigment found in RBCs. When hemoglobin combines with oxygen, it forms oxyhemoglobin. और जब ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाता है ऑक्सीजन इनहेल होने के बाद तो हमारे हर सेल में, टिश्यू में ये ब्लड जो है वो फ़्लो करता है और ऑक्सीजन की सप्लाई हर सेल को, टिश्यू को दे दी जाती है जहाँ पर हमारे फूड को बर्न किया जाता है, ऑक्सीडाइज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. और आपको पता ही है कि जब बर्निंग होगी तो कौन सी गैस रिलीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेंगे लाइक अमीनो एसिड्स की फॉर्म में. तो अब ये हीमोग्लोबिन क्योंकि ऑक्सीजन देके फ्री हो चुका है इसलिए अब ये कंबाइन करेगा इन वेस्ट प्रोडक्ट के साथ एंड इट फॉर्म्स कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन. कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन फिर से हमारे हर सेल टिश्यू में घूमता हुआ जाता है और ये अमीनो एसिड्स वगैरह को दे देता है किडनी में जहाँ यूरिन फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हार्ट से होते हुए लंग्स तक लाया जाता है और लंग्स के बाद इसको हम ट्रैकिया विंड पाइप से नॉस्ट्रल तक लाते हैं और एक्सहेल कर देते हैं, CO2 ब्रीद आउट कर देते हैं. Transport of oxygen from the lungs to the tissue occurs by means of red blood cell in the combination with hemoglobin in the form of an unstable compound that is oxyhemoglobin which on reaching the tissue breaks up to deliver oxygen. तो रिएक्शन क्या होगी, HB मीन्स हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स HbO2 मीन्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन. नेक्स्ट, transport of carbon dioxide from the tissue to the lungs, it occurs partially in combination with hemoglobin and partially as solution in blood plasma. The liquid of blood is known as blood plasma. Now hemoglobin Hb combines with CO2 and it forms carboamino hemoglobin, that is HbCO2. Blood also transport waste material, excretory material from the tissue to liver, kidney or the skin for elimination or to render them harmless. क्योंकि जो भी टॉक्सिक या पॉइजनस सब्सटेंसेस, वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनते हैं अगर वो हमारी बॉडी में ही रहेंगे तो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, हमें डिजीज़ हो सकती है, इवन हमारी डेथ भी हो सकती है. तो बहुत ज़रूरी है कि इनको बॉडी से एलिमिनेट किया जाए, रिमूव किया जाए. ये काम भी ब्लड की हेल्प से ही हो पाता है क्योंकि ब्लड वेस्ट मटेरियल को भी कैरी करता है और जहाँ जहाँ रिलीज़ करना होता है वहाँ पहुँचा देता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय स्पेशल ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली इनटू द ब्लड. तो पहले बताया था हमने आपको कि ब्लड जो है, जो ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं. हार्मोन्स आर केमिकल्स मैसेंजर्स, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. हार्मोन को सिक्रीट करने वाली दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं. नंबर 1 एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड नंबर 2 एंडोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो बाहर की तरफ सिक्रीशन करती हैं, एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड. और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो बॉडी के अंदर सिक्रीशन करती हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड हैविंग डक्ट और एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं बॉडी के अंदर उनमें डक्ट नहीं होती, दे आर डक्टलेस. वो डायरेक्टली ब्लड में ही हार्मोन को रिलीज़ कर देती हैं. जस्ट लाइक थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स थायरॉक्सिन हार्मोन एंड पैंक्रियास सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन इनटू द ब्लड डायरेक्टली. Insulin helps in the control of glucose level in the blood. Next, distribution of heat. The blood help in keeping the temperature of body uniform by distributing heat. तो पूरी बॉडी में क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा है इसलिए पूरी बॉडी का टेम्परेचर एक सा मेंटेन कर पाता है और इस तरह से हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है. दैट इज़ नोन एज होम्योस्टैसिस. Now I am talking about protection by blood. Blood form a clot
whether there is a cut in a blood vessel. The clot serve to prevent further loss of blood and the entry of disease causing germs. Its white blood corpuscles means white blood cell protect the body from disease by engulfing bacteria which may have entered the body. तो जो ब्लड है वो कई तरीके से प्रोटेक्ट करता है. अगर हमारे बॉडी में कहीं कट लग जाता है तो वहाँ पे क्लॉटिंग करता है, ब्लड को कोगुलेशन किया जाता है बाय द फाइबर्स, जिसको अभी आगे देखते हैं हम लोग. और इसके अलावा इसमें कैल्शियम आयन भी हेल्प करता है. आरबीसीज भी एक नेट लाइक स्ट्रक्चर में आरबीसीज भी ट्रैप कर ली जाती हैं फाइबर्स में. फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है वो, तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प होती है. इस तरह से फर्दर ब्लड लॉस को रोकता है. इसके अलावा हमारा अगर जो ब्लड है WBC होने की वजह से वो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लाइक पैथोजन लाइक वायरस बैक्टीरिया इन सब से फाइट करता है. पैथोजन मीन्स डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस बैक्टीरिया फंजाई. इसके अलावा ब्लड में जो WBCs हैं इनकी कोई शेप नहीं है, एमीबॉइड शेप हैं, तो ये बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाती हैं, डाइजेस्ट कर जाती हैं, हज़म कर जाती हैं, जिससे कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल मीन्स एंटीजन हमारी बॉडी में जल्दी एंट्री नहीं कर सकता है. हमारा ब्लड एक प्रोटीन बनाता है दैट इज़ नोन एज एंटीबॉडी विच वर्क्स अगेंस्ट एंटीजन. एंटीजन मीन्स एनी फॉरेन एजेंट. Blood produces antitoxin and antibodies which neutralize the poisonous substance or kill the germ which enter the body. तो ब्लड जो है वो जब किसी टॉक्सिन मीन्स पॉइजन के अगेंस्ट काम करता है तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनती हैं एंटीजन मीन्स टॉक्सिन के अगेंस्ट, तो उस एंटीबॉडी को बोलते हैं एंटीटॉक्सिन. और इसके अलावा अगर कोई एंटीजन और कोई अटैक करता है, टॉक्सिन ना हो, कोई अदर चीज़ हो जैसे बैक्टीरिया वायरस, तो उसके लिए जो अगेंस्ट में बनेगी प्रोटीन दैट इज़ नोन एज एंटीबॉडी. और ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाती हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म को, जिससे कि जो भी फॉरेन पार्टिकल ने अटैक किया है एंटीजन ने उससे फाइट किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके, रोका जा सके. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कंपोजिशन ऑफ ब्लड. Mainly blood consists of two portions, number 1 plasma and number 2 cellular elements means corpuscles. Plasma is the liquid or fluid part of the blood which constitute 55 to 60% of the blood. तो प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है जो लगभग 55 से 60% पोर्शन ब्लड का बनाता है. एंड सेकेंड वन इज सेलुलर एलिमेंट लाइक RBC and WBC रेड ब्लड सेल्स और कार्पसल्स और वाइट ब्लड सेल्स और कार्पसल्स एंड प्लेटलेट्स. 40 to 45% ब्लड का सेलुलर एलिमेंट है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा, द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड. प्लाज्मा इज़ अ लाइट येलो कलर्ड एल्कलाइन लिक्विड है. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 90 से 92% वाटर होता है. इसमें प्रोटीन 7 to 8% होती है. इनऑर्गेनिक सॉल्ट 1% होते हैं. बाकी सब्सटेंसेस ट्रेसेस में बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. तो प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है ब्लड का, लाइट येलो कलर का होता है. द इनऑर्गेनिक सॉल्ट मेनली इंक्लूड सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. अमंग अदर सब्सटेंस कंटेन इन द प्लाज्मा आर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फाइब्रिनोजन, हार्मोन, यूरिया एक्सेट्रा. मीन्स प्लाज्मा में एक तो NaCl होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसके अलावा ग्लूकोज है, हार्मोन है, यूरिया है, NH2CO, NH2, अमीनो एसिड्स हैं, फाइबर्स हैं. द प्लाज्मा फ्रॉम विच द प्रोटीन फाइब्रिनोजन हैज़ बीन रिमूव्ड इज़ कॉल्ड सीरम. सीरम किसको कहते हैं? प्लाज्मा में से अगर हम फाइबर्स को निकाल दें यानी फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दें तो केवल एक वाटर जैसा लिक्विड होता है. आपने देखा होगा जब आपका कट करके कहीं पे ब्लड गिर जाता है तो उसके चारों तरफ एक वाइट वाटरी लिक्विड होता है, उसके चारों तरफ किनारे किनारे साइड में, वो सीरम है. सीरम को वैसे यूज़ भी किया जाता है ब्लड ग्रुप टेस्टिंग में. और सीरम जो है उसको यूज़ करके ये बता सकते हैं कि किसी का भी ब्लड ग्रुप क्या है, A है, B है, AB है या AB या O है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेलुलर एलिमेंट्स. The form or cellular element of the blood that is shaped structure visible under magnification are of 3 categories. Number 1 erythrocyte means red blood cells. Number 2 WBC means leukocyte and third one is thrombocyte that is blood platelets. Now I am talking about RBCs means red blood cell
रेड सेल्स को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इरिथ्रिन माने रेड, साइट मीन सेल, तो इसमें रेड पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इरिथ्रोसाइट। द मेन फंक्शन ऑफ RBC is to carry oxygen because hemoglobin pigment which is present in RBC combines with oxygen and forms oxyhemoglobin। RBCs जो हैं उनको अगर शेप की बात करें तो दे आर बाई कॉनकेव डिश लाइक, फ्लैट इन द सेंटर एंड थिक एंड राउंडेड एट द पेरिफ्री, तो ये बाई कॉनकेव होती हैं। दे आर वेरी स्मॉल, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, अबाउट 7 माइक्रोन इन डायमीटर, 1 माइक्रोन मीन्स 10⁻⁻6 मीटर, मतलब बहुत ही छोटा पार्ट है ये। The small size plus the concavities on either side provide a large surface area which make them very efficient in absorbing oxygen। इसके अलावा हमारी जो RBCs हैं जब ये बनती हैं उस समय तो इनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब ये मैच्योर होती हैं तो इनका न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। दे आर विदाउट न्यूक्लियस। क्योंकि अगर न्यूक्लियस रहता तो ऑक्सीजन यूज़ कर लेता, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती क्योंकि सारा ऑक्सीजन न्यूक्लियस यूटिलाइज़ कर लेता। यही वजह है कि RBCs में माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं मिलते, क्योंकि अगर ये दोनों सेल